हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इससे पहले हम देख चुके हैं 1773 का चार्टर, 1773 का और 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। सो 1773 का जो अधिनियम था उसमें जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और मुंबई और जो मद्रास थे उनके गवर्नर हैं उसके अधीन आ गए थे। लेकिन जो 1833 का चार्टर अधिनियम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो केंद्रीकरण की दिशा में जो निर्णायक कदम उठाया गया था, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो अपने ऐसे जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसने जो मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की जो विधायिका संबंधी शक्ति थी उससे उसे वंचित कर दिया है। इससे पहले जबकि 1773 के एक्ट के हिसाब से तो वो मद्रास और बम्बई गवर्नर थे, उनकी विधायिका संबंधी शक्ति को समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन 1833 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और जो भारत का गवर्नर जनरल को तो ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी कि इसके अंतर्गत जो बनाए गए कानूनों को, यानी इससे पहले जो भी कानून बनाए गए थे उन्हें तो नियामक कानून कहा गया और जो इसके बाद जो कानून बनाए गए उन्हें अधिनियम कहा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में जो गतिविधियाँ थी उनको समाप्त कर दिया गया और यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। कंपनी के अधिकार क्षेत्र वाले जो ब्रिटिश राजशाही जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। जो चार्टर एक्ट 1833 ने है वो सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, हालांकि वो नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त करना पड़ा। अब हम देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, जो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा जो चार्टर अधिनियम पारित किए गए थे उनमें यह अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसने सबसे पहले तो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के एक नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु जो खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ आरंभ कर दिया इसने। इसके बाद विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। पहली बार इसने भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, यानी गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य थे, उनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। इस प्रकार से ये 1853 का अधिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये हुई कि सिविल सेवकों की भर्ती की जो चयन हेतु खुली प्रतियोगिता है उसका व्यवस्था इसमें आरंभ हो गई थी। अब 1858 से 1947 तक जो ताज का शासन रहा है उसमें कौन कौन से क्या पारित हुए हैं, तो सबसे पहले 1858 का भारत शासन अधिनियम है। तो भारत शासन अधिनियम है, इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से भी यह प्रसिद्ध है। इस कानून ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ हैं वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई थी इसके द्वारा। तो इसकी विशेषता क्या है, पहले तो इसका नाम बदल के, जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। ऐसे प्रथम जो वायसराय थे वो इंडिया के वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसने जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको समाप्त कर दिया और द्वैध शासन प्रणाली वो अपने आप समाप्त हो गई। एक नए पद का सृजन किया गया भारत के राज्य सचिव का, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति उसके पास थी। और ये सचिव है वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी तो था ही वो। और सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष है वो भारत सचिव को बनाया गया। भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पे भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 कानून का प्रमुख उद्देश्य तो प्रशासन की मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। थैंक यू। अब हम अगले उसमें देखेंगे।